तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो 2 टाइप्स कैटेगरीज मैंने बताई थी शेड्यूलिंग की, प्रोसेस शेड्यूलिंग की, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो किसी को इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी प्रॉब्लम है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल, व्हाट इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग? वन लाइन में कहें तो आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब होता है प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गई, उसको एक बार सीपीयू एलोकेट हो गया तो वो उसको लीव नहीं करेगी जब तक कि वो फिनिश नहीं हो जाती। और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि प्रोसेसेस कंप्लीशन से पहले ही, कंप्लीट होने से पहले ही सीपीयू को फ्री कर देती हैं दूसरी प्रोसेस के लिए, और अपना बाकी का बचा हुआ काम फिर दोबारा आ जाती है जब वो दूसरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। बट कहने का मतलब वो पहले फ्री कर देती है। ओके, तो ये 2 कैटेगरी है अपनी शेड्यूलिंग की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये सारी चीजें जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये रिलेटेड है न्यूमेरिकल्स से, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि यही सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी क्वेश्चंस में। तो आपको इनका मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप इनको कैलकुलेट कर पाओगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक शॉर्ट नोट में भी पूछा हुआ था, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो सिंपली हम लोग को पता है कि प्रोसेसेस क्या करती रहती है, अपनी स्टेट चेंज करती रहती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस लाइफ साइकिल। कभी वो स्टार्ट में होती है, कभी वो रेडी में, कभी वो रनिंग में, कभी वो वेटिंग में, कभी वो टर्न में। तो ऐसे जब वो स्विचिंग करती है तो उस टाइम पर उनकी जो पीसीबी होती है, उस प्रोसेस से रिलेटेड जो उसकी पीसीबी होती है, उसकी वो फाइल होती है जिसमें उसका सारा डेटा मेंटेन होता है, वो क्या होता है, अपडेट होता है कि प्रोसेस कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में आ गई है, अभी उसकी करंट स्टेट क्या चल रही है, ठीक है, और उसको कौन कौन से रिसोर्स मिल चुके हैं, कौन से नहीं मिले हैं, पूरा चीज अपडेट हो जाता है एक किस्म से, ठीक है। जैसे आप लोग सपोज, आप लोग क्या करो, पहले बीसीए में एडमिशन लो, उसके बाद आपने बीच में माइंड बना लिया कुछ दिनों बाद कि मुझे बीबीए में जाना है, तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं होगा कि आपको जस्ट वहां से ले जाके वहां बिठा देंगे बीबीए की क्लास। आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें अपडेट होगा कि यू आर नाउ अ बीबीए स्टूडेंट, नॉट अ बीसीए स्टूडेंट, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपडेट होगी, आपकी जो मार्कशीट बनेगी उसी भी हाफ पे बनेगी आपके डॉक्यूमेंट के बेस पर, तो वो सारी चीजें भी तो अपडेट होंगी। तो यहाँ भी प्रोसेस जब मूव करती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या स्वैप इन स्वैप आउट जब करती है, तो उनकी पीसीबी भी अपडेट होगी। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, दैट मीन्स उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को भी अपडेट करना, ठीक है। तो switching the CPU to another process requiring saving the state, the old process and loading the saved state for the new process. जब CPU के पास कोई प्रोसेस चल रही होती है और उसको हटा करके दूसरी प्रोसेस को वहां पर लाया जाता है, तो क्या होता है, जो नई प्रोसेस आई उसकी भी स्टेट चेंज होगी, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, और जो गई प्रोसेस लीव करके सीपीयू को, उसकी भी सारी information update होगी. This task is known as context switching या context switch. The context of a process is represented as a process control block of a process. It includes the value of the CPU registers, the process state, and memory management information. When a context switch occurs, the kernel saves the context of the old process in its PCB and loads the saved context of the new process schedule to run. Context switching has become such a performance bottleneck that programmers use using new structure thread to avoid it whenever and wherever possible. ये bottleneck इसको क्यों बोल रहे हैं context switching को, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है। जब भी कोई न्यू प्रोसेस आएगी उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करना, कोई गई उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करना, तो प्रोसेस तो चल रही है उसमें तो आपका रिसोर्स बिजी है ही है, साथ ही साथ उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेशन का काम में भी बिजी है, इसलिए इसको परफॉर्मेंस का बॉटलनेक कहा जाता है कि भाई पूरा फास्ट आता हुआ सिस्टम एकदम से थोड़ा सा क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बॉटलनेक. नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम. Below are the different time in respect to a process. अब जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब, तो उसके अंदर हमें कुछ इनमें से कुछ टाइम गिवन होंगे और कुछ टाइम हमको कैलकुलेट करने होंगे.
ठीक है, ध्यान से देखना, जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर, अब कुछ टाइम्स इसमें से हमको दिया हुआ होगा कि अराइवल टाइम ये है, कंप्लीशन टाइम ये है, तो बस टाइम बताओ, ये टर्न अराउंड टाइम बताओ, तो कुछ टाइम गिवन होते हैं और कुछ आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब पहले इन टाइम का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टाइम जो होता है प्रोसेस के साथ में रिलेटेड, दैट इज अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू। जो रेडी क्यू अपनी होती है, सपोज ये अपनी रेडी क्यू, ठीक है, जो रेडी स्टेट में बनती है दैट इज रेडी क्यू। जॉब क्यू से जब प्रोसेस आई रेडी क्यू के अंदर, सपोज यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस आपकी है जॉब क्यू में, अब यहाँ से एक प्रोसेस आ गई, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसको यहाँ ले आया, दिस इज प्रोसेस P1। ओके, तो जब ये प्रोसेस P1 रेडी क्यू में एंटर करती है, दैट इज द अराइवल टाइम ऑफ P1। वो क्या है P1 का अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम का मतलब है कि आपका जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू सपोज बिजी है, ये सीपीयू का प्रोसेस चल रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूट करने पे लगा हुआ है प्रोसेस। अब सीपीयू जो है उसका टाइमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा 0 से। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है सीपीयू का टाइम? 0 से। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि सीपीयू का जो वर्किंग टाइम स्टार्ट करते हैं उसको हम हमेशा 0 से करते हैं। लेट्स सपोज अभी अभी सिस्टम स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुआ है सिस्टम, तो सीपीयू 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब 0 से लेकर के ये गया इस तरफ, टाइम इस तरह से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, टाइम इंक्रीज चल रहा है, और ये 2 यूनिट ऑफ टाइम तक के लिए इसके पास कोई भी काम नहीं था, कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई, तो आपका सीपीयू चला खाली। 2 तक क्यों बोला हमने? क्योंकि 2 पर आकर के ये जो प्रोसेस है आपके 2 यूनिट ऑफ टाइम तक जब चला होगा, अगर हम इसको खाली सेकंड मान ले फॉर एग्जांपल कि 0 सेकंड पे कोई जॉब नहीं थी सीपीयू के पास, तो वो खाली बैठा था। 0 से 1 सेकंड हुआ, कोई काम नहीं आया, 1 से 2 हुआ, कोई काम नहीं आया, लेकिन जब 2 सेकंड हुए तब उसके पास एक टास्क आया P1, ठीक है। ये रेडी क्यू में आई जॉब, और क्योंकि सीपीयू बिल्कुल फ्री था तो फटाफट इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहाँ दे दिया? सीपीयू पे दे दिया कि आप अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस अराइव हुई थी कब? सेकंड 2 यूनिट ऑफ टाइम पर, अराइवल टाइम था इसका 2, ओके, और इसको सीपीयू भी मिल गया उसी टाइम पर। ऐसे ही लेट सपोज ये जो प्रोसेस है इस समय सीपीयू बिजी है P1 को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, सीपीयू बिजी है P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसी टाइम पर चलते जा रहा है, टाइमिंग तो अपना फास्ट स्पीड से चलता ही रहेगा। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्लास? क्योंकि एकदम से मेरी सारी ड्राइंग चली गई यहाँ से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, स्क्रीन ना दिखे, पीपीटी ना दिखे। तो हम बात कर रहे थे अराइवल टाइम। तो जिस टाइम पर प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हुई दैट इज कॉल्ड द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो P1 आपकी आई थी 2 यूनिट ऑफ टाइम पे, P1 का अराइवल था 2। ऐसे ही सपोज फिर आई P2, अब P2 आई 4 यूनिट ऑफ टाइम पर, ठीक है, P2 का अराइवल टाइम है 4। तो प्रोसेस जब भी रेडी क्यू में आएंगी दैट इज द अराइवल टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। और थर्ड होता है आपका बर्स्ट टाइम, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन।
ये दोनों टाइम बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको मैं एक साथ बता दूँ आप लोग को। कंप्लीशन टाइम क्या होता है और बर्स्ट टाइम क्या होता है। पहले बर्स्ट टाइम देख लीजिए। सपोज अपनी जो P1 आई है उसको कितना चाहिए टाइम सीपीयू पर, 10 सेकेंड का टाइम, यानी कि इसका जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 10। कि इसने प्रोसेस P1 ने बोला कि मुझे 10 सेकंड मिले तो मेरा काम फिनिश हो जाए, मैं सिर्फ 10 सेकंड की जॉब हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 10 सेकंड। ऐसे ही P2 बोलती है कि मेरा जो बर्स्ट टाइम है वो 8 है, ठीक है, मुझे 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। तो इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 8। ये अराइव कब हुई थी, 4 पर, और जब ये आई है तो ये बता रही है कि मैं 8 यूनिट ऑफ टाइम की जॉब हूँ, मुझे इतने टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। तो दैट इज बर्स्ट टाइम, ठीक है। बर्स्ट जैसे बबल बर्स्ट होता है ना, बलून वगैरह, तो मतलब उनकी लाइफ हो गई पूरी, उनका काम हो गया। तो यहाँ पर प्रोसेसेस का वो बर्स्ट टाइम है, दैट मीन्स उतने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी। अब उतने टाइम में वो कंप्लीट तो हो रही है, बट जरूरी नहीं है ना कि उनको आते ही सीपीयू मिल जाए। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था कि सीपीयू लेट्स सपोज बिजी है किसी दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट करने में, P1 चल रही है अपनी, ठीक है, P1 चल रही है, P1 0 पे स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज P1 का अराइवल टाइम था 0 और 0 पे ही सीपीयू का स्टार्टिंग टाइम है, तो ये चल रही है अपना, और ये P1 जाके फिनिश हुई आपकी 10, पूरा ले लिया उसने अपना टाइम, यानी कि 10 यूनिट ऑफ टाइम पर जाकर के ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। P1 एक जॉब आई थी जिसका अराइवल टाइम था 0, यानी कि सिस्टम सीपीयू का टाइम स्टार्ट होते ही आ गई थी, 0 था इसका टाइम, इसको सीपीयू मिल गया क्योंकि सीपीयू फ्री था उस टाइम पर। अब 10 बर्स्ट इसका टाइम था, उसको सीपीयू मिल गया फुल, ठीक है। सपोज ये नॉन प्रिमिटिव जॉब थी, इसने कहा कि मैं छोड़ूंगी नहीं है, मुझे सीपीयू मिल गया तो मैं पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगी, तो उस प्रोसेस को 10 यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो भाई सीपीयू मिल गया, तो ये तो कंप्लीट हो गई। लेकिन जब यहाँ पर 10 यूनिट ऑफ टाइम हो रहा था तो बीच में 1 भी हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जाकर के यहाँ पर 10। तो जब ये प्रोसेस चल ही रही थी तो कहीं 4 यूनिट ऑफ टाइम पर एक और प्रोसेस आ गई रेडी क्यू में, सीपीयू में नहीं आई, रेडी क्यू में आकर के बैठ गई, अपने टर्न का वेट कर रही। तो इस P2 का अराइवल टाइम क्या है, 4, बर्स्ट टाइम क्या है, 8, राइट। लेकिन ये अभी तक शुरू ही नहीं हुई क्योंकि इसको अभी तक सीपीयू मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर P1 का कंप्लीशन टाइम तो 10 है क्योंकि जब सीपीयू की टाइमिंग चल रही थी 10, तब ये P1 कंप्लीट हो गई, तो इसका कंप्लीशन टाइम तो 10 माना जाएगा P1 का। लेकिन P2 को सपोज अब मिला सीपीयू, जब क्या हुआ, P1 का काम खत्म हो गया, तो अब आएगा बेचारा P2, ठीक है। अब ये आ गया सीपीयू, इसको मिल गया, तो अब ये कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए यूज करेगी सीपीयू को, 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो भाई 10 से स्टार्ट हुआ है, टाइम रिफ्रेश नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जहां पर दूसरी जॉब में छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेगी ये टाइमिंग को, तो 10 + 8 कहाँ पर जाके कंप्लीट होगी, ये सीपीयू के टाइम के अकॉर्डिंग 18 पर जाकर, है ना। अगर मैंने 10 से शुरू करा है और मेरे को 8 मिनट और चाहिए, तो 10 + 8 18 मिनट पे मेरा काम कंप्लीट होगा, राइट। तो मेरी जो P2 है इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 18। ये है P2 का कंप्लीशन टाइम 18, और ये है यहाँ पर P1 का कंप्लीशन टाइम 10। तो ये हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है वही उसका कंप्लीशन टाइम हो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। किसी किसी प्रोसेस का हो जाता है मैच, लेकिन हर प्रोसेस का मैच हो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों टाइम आप लोग के समझ में आ गए। अराइवल टाइम जब प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी, जिस टाइम पर भी, वो उसका अराइवल टाइम वो हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, उसकी टेंशन लेने की जरूरत। बर्स्ट टाइम भी हमेशा गिवन होता है कि भाई प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगी, वो भी हमेशा गिवन होता है, 10, 8, 5, 15, जो भी उसका बर्स्ट टाइम होता है, यानी कि जितने टाइम के लिए उसको चाहिए सीपीयू,
तीसरा होता है कंप्लीशन टाइम, जो हमको फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा सबसे पहले कंप्लीशन टाइम फाइंड होता है। तो कंप्लीशन टाइम फाइंड करने के लिए हमको इस तरह का चार्ट बनाना पड़ता है वहां पर। तो उस सीपीयू की जिस भी टाइमिंग पर जाकर के वो प्रोसेस फिनिश हुई होगी, दैट विल बी दैट प्रोसेस कंप्लीशन टाइम। तो कैसे निकालेंगे वो चीज तो अभी हम मेंशन करेंगे ही, बट आपको अभी जस्ट मीनिंग समझना है, इस टाइमिंग का मीनिंग। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीशन टाइम। हाँ, क्वेरीज है, ओके। ये बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी होगी कि बस टाइम और कंप्लीशन टाइम में डिफरेंस क्या होगा। उसको भी हम कंप्लीशन बोल रहे हैं, इसको भी हम उसके कंप्लीट होने का टाइम बोल रहे हैं। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज वैभव, आपको अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आपको क्या है, तो कॉलेज में कुछ काम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या आपको लाइब्रेरी में कुछ फाइल सबमिट करनी है, अपनी बुक सबमिट करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपनी वो बुक्स जो आपको सबमिट करनी है वो लेकर के कॉलेज में आओगे। तो जब आप कॉलेज में पहुंचे, सपोज आप पहुंचे हो कॉलेज में 10 o'clock, आप एंटर कर गए, ठीक है। 10 o'clock आप आ गए हो, तो वो होगा आपका क्या, अराइवल टाइम। आपने बोला कि बुक सबमिट करने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आपने अपना मैक्सिमम टाइम बता दिया कि मुझे तो बस 5 मिनट लगेंगे, सबमिट करना है और कुछ भी काम नहीं है। तो आपका बर्स्ट टाइम क्या है, कितने टाइम में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट्स में। तो योर बर्स्ट टाइम विल बी 5 मिनट, ठीक है। लेकिन सपोज जो संजू मैम है लाइब्रेरी में जो देखते हैं सारा काम, वो बिजी है, वो ऑलरेडी किसी दूसरे स्टूडेंट का काम कर रही है। तो आप 10 बजे आ गए, आपको 5 मिनट का काम है, लेकिन आपका काम तो शुरू हुआ ही नहीं है अभी। आप 10 बजे बैठे हो, 11 बज गए, सपोज 11 बज गए, मैम अभी तक बिजी है, कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। 11 बजे जाकर के आपका नंबर आया कि हाँ आप आ जाओ, क्या काम है। तो आपने अपना काम करना कब शुरू करा, 11 बजे से। तो 11:05 पे आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने 11 बजे स्टार्ट किया। तो 5 मिनट उसमें और ऐड कर लोगे आप, 5 मिनट आपको लगेंगे, तो 11:05 पे आपका काम कंप्लीट हुआ। तो दैट विल बी योर कंप्लीशन टाइम 11:05। बस टाइम आपका 5 ही रहा कि 5 मिनट का ही काम था आपका, सुबह से आप ही का काम तो नहीं चल रहा है ना, कि आप बोलो कि मेरा तो बस टाइम भी 11:05। आपका काम 5 मिनट का था, आपका बस टाइम 5 मिनट रहेगा, बट आपका कंप्लीशन टाइम क्या आएगा, 11:05, क्योंकि मैम जो सुबह से काम कर रही है उनका टाइमिंग तो चल ही रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। 10 बजे, 11 बजे, 11:30, एग्जैक्ट टाइम क्या है उस टाइम पर जब मैम ने आपका काम फिनिश कर दिया, 11:05। तो वो होगा आपका कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रोसेसेस जब आ रही हैं तो उनका अराइवल टाइम नोट हो रहा है, दैट इज अराइवल टाइम। बस टाइम मतलब वो कितने टाइम में पूरी हो जाएगी, उनको पर्सनली कितना टाइम लगेगा पूरा होने में। तो भाई उनको तो इतना ही टाइम लग रहा है, 10 मिनट, 8 मिनट। बट उनको सीपीयू कब मिला, इस प्रोसेस को P2 को सीपीयू कब मिला, जब सीपीयू का टाइम चल रहा था 10 मिनट का। तो 10 में उसने फिर 8 मिनट उसका काम किया, तो वो टाइम भी ऐड हो गया, 10 + 8, तो हो गया 18। तो दिस इज द कंप्लीशन टाइम फॉर दिस। क्लियर है अब? तो बस टाइम क्या होता है, प्रोसेस का अपना काम कितना टाइम में पूरा हो जाएगा, और कंप्लीशन टाइम होता है कि सीपीयू ने उसका कौन से टाइम पर जाकर के उसका काम फिनिश किया। ओके, अभी भी कोई क्वेरी रिलेटेड टू कंप्लीशन एंड बर्स्ट तो आप बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें। वैभव, आपकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी हो तो हैंड डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, ये कंप्लीशन टाइम फाइंड करना पड़ता है। ये फाइंड हो जाता है तो बाकी सारे टाइम जो होते हैं ना, वो कंप्लीशन टाइम की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम, द टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम।
तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो जब भी हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे, जो कंप्लीशन टाइम आएगा उसमें से उसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे। अराइवल टाइम तो गिवन होता ही है, कंप्लीशन टाइम हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो जो मिला हमको इस बेसिस को माइनस करके, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे फाइंड होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये जो हमको मिला था कंप्लीशन में से अराइवल टाइम को माइनस करके, अब जो भी आपको मिला आंसर उसमें से बर्स्ट टाइम जो कि गिवन होता है उसको माइनस करना है और आपको वेटिंग टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलता है इसमें से अराइवल एंड बर्स्ट टाइम। अराइवल और बर्स्ट टाइम के बेस पे हम फाइंड करते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम TAT बोलते हैं। TAT फाइंड करेंगे हम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। उसके बाद हम वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और करते 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 आपको याद ही हो जाएगा ये कि क्या TAT के लिए क्या और WT के लिए क्या। ओके, तो ये चीजें होंगी अब अपने न्यूमेरिकल्स। क्लियर है ये सब लोगों को? इसमें कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। अब लास्ट इसके अंदर आता है, बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल पार्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस शेड्यूलिंग का। एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है प्रोसेस शेड्यूलिंग का, किस लिए कर रहे हैं हम प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो सबसे पहला जिसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमम CPU utilization. Keep CPU as busy as possible. Fair allocation of CPU. क्यों कर रहे हैं हम इतनी माथा पच्ची, कौन प्रोसेस आए, कौन उसके बाद जाए, फिर उसके बाद किसको लाना है, कितने टाइम के लिए लाना है, जस्ट टू यूटिलाइज द CPU प्रॉपरली। CPU को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, ताकि आपका जो CPU है वो फ्री ना रहे फालतू में। जब तक प्रोसेसेस है तब तक वो फ्री ना रहे। तो इस तरीके से काम चलेगा, कभी एक प्रोसेस कभी दूसरी प्रोसेस, तो ऑब्वियसली CPU कभी फ्री रहेगा ही नहीं जब तक कि टास्क है। जब टास्क खत्म हो जाएगा तो CPU भी फिर फ्री रह सकता है, बट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका हो जाएगा कि भाई जब तक रिसोर्स आपका है तो उसको प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको बिजी रख रहे हैं। ठीक, तो दूसरा इसमें होता है मैक्सिमम थ्रूपुट, number of processes that complete their execution per time unit। पर टाइम यूनिट का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम यूनिट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड की होगी, उसमें आपका जो सिस्टम है वो कितनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पर भी आप जाते हो, जैसे आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर आप कहीं पर एडमिशन्स के लिए जाओ, अगर वहां पर जो मैनेजिंग स्टाफ है जो कि मैनेज कर रहा है स्टूडेंट्स को भेजना है इधर उधर, ठीक है, कहाँ से कहाँ, अगर वो मैनेजिंग स्टाफ वहां पर एक्टिव है, अच्छा है, ठीक है, प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, तो आपका काम फटाफट हो जाता है उतनी जल्दी। ठीक है, और फिर आप एक पॉजिटिव फीलिंग लेके आते हो कि वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। और अगर वो मैनेजिंग स्टाफ या वो मैनेजिंग पर्सन ही बिल्कुल केयरलेस है, आप बैठे हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पर, ठीक है, आपके जो जिनके थ्रू आपको इंटरव्यू या एडमिशन लेना है वो फ्री बैठे हैं क्योंकि वो मैनेजिंग पर्सन सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका भी टाइम खराब होगा और जो इंटरव्यूअर या एडमिशन लेने वाले हैं उनका भी टाइम खराब होगा। किसकी वजह से? जो वहां पर मैनेज कर रहे हैं उनकी वजह से। तो उनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा ताकि जो मैक्सिमम थ्रूपुट हो कि इतने टाइम में, 1 घंटे में हमने कितने एडमिशन ले लिए, 1 घंटे में हमने कितने इंटरव्यू ले लिए, तो वो मैक्सिमम तभी होंगे, वो थ्रूपुट मैक्सिमम तभी होगा जब आप प्रॉपरली मैनेज करोगे उसको। दैट इज सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस पर यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट हो पाए। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो हो वो मिनिमम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है अपना, ये जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम।
कि प्रोसेसेस का जो कंप्लीशन टाइम हो और उनका जो अराइवल टाइम हो, उनके बीच का डिफरेंस कम से कम हो। ऐसा ना हो कि अराइव तो प्रोसेस 10 यूनिट ऑफ टाइम पे हो गई, लेकिन कंप्लीट वो 50 यूनिट ऑफ टाइम पे हो रही है। उसका मतलब उसने उतना ज्यादा वेट किया है प्रोसेस, राइट? उसने उतना ज्यादा वेट किया है। तो वेट करना, स्टार्व करना प्रोसेसेस को, ये कभी भी सिस्टम के लिए एक पॉजिटिव चीज नहीं होती। तो टर्न अराउंड टाइम शुड बी मिनिमम, और वो कब मिनिमम होगा? जब कंप्लीशन टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, कंप्लीशन टाइम अच्छा होगा, दैट मीन्स तो ये मिनिमम आपका होना चाहिए। मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए, प्रोसेसेस को ज्यादा वेट ना करवाए, आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग जो भी आप पिक कर रहे हो वो उसका कम हो। मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम हो, रिस्पॉन्स टाइम मतलब प्रोसेस आते ही कितनी जल्दी उसको सीपीयू मिल गया, दैट विल बी द रिस्पॉन्स टाइम। तो अब हम जो भी प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर जो भी एल्गोरिथम पिक करेंगे, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ये चीजें हमको उसमें से मिल पाए, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम रहे, और मैक्सिमम क्या चीज रहे? सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट। ओके, तो इन गोल्स को लेकर के अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल पार्ट। इतना क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो उसमें तो? ओके, तो ये पहले टाइप की शेड्यूलिंग है अपनी, बहुत सारी शेड्यूलिंग आएंगी इसके अंदर अपनी। तो फर्स्ट और सबसे सिंपल शेड्यूलिंग, ठीक है, नेम है इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या FCFS शेड्यूलिंग इसको हम कहते हैं। इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। पहले आएगा का मतलब अराइवल टाइम विल बी द बेसिस फॉर इट्स शेड्यूलिंग। अराइवल टाइम से ही तो पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस पहले आई है। तो पहली प्रोसेस, जो भी प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले एक्सिक्यूट करेंगे। इसके अंदर तो ये क्राइटेरिया चलता है। हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का अपना क्राइटेरिया होता है, किस प्रोसेस को वो चूज करेगी। तो उसका चूजिंग क्राइटेरिया है कि जो पहले आई है मैं तो उसी को पिक करूँ, फिर चाहे वो बड़ी हो छोटी हो। बड़ी छोटी मतलब उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा हो या कम हो या कुछ भी हो, वो पहले आई है उसी को पहले चांस, ठीक है। So FCFS scheduling algorithm simply schedule the job according to their arrival time. Okay, the job which come first in the ready queue will get the CPU first. The lesser the arrival time of the job, the sooner will the job get the CPU. FCFS scheduling may cause the problem of starvation if the burst time of the process is longest among all the jobs. अब इसने क्या बोला FCFS ने कि जो प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम जितना कम होगा, कम का मतलब वो पहले आई है। अगर आप 10 बजे कॉलेज में आ रहे हो, आपका फ्रेंड 11 बजे आ रहा है, तीसरा फ्रेंड 12 बजे आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आया? 10 वाला, जिसका टाइम सबसे कम था वो आया। तो उसको पहले उसका काम पहले कराया जाएगा, चाहे उसको 3 घंटे का काम हो, दूसरे वाले को आधे घंटे का काम हो, लेकिन जो पहले आया है उसका काम पहले होगा, ठीक है। सेकंड जो आया उसका काम सेकंड नंबर पे होगा, थर्ड जो आया उसका थर्ड नंबर पे होगा। तो बस टाइम, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि सेकंड वाला जो स्टूडेंट आया है उसको आधे घंटे का काम था, बट उसको 3 घंटे वेट करना पड़ा क्योंकि वो देर में आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आओ और पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है इसके? सिंपल है, इजी है, और पहले आने पे पहले सर्विस मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? ये हमने डिस्कस कर ही लिए। स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। शेड्यूलिंग मेथड इज नॉन प्रीएम्प्टिव। कौन सा वाला स्टाइल इसमें हम लेंगे? नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड लेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव हम 2 कैटेगरी डिस्कस की थी, जिसमें कि नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव था। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड से ही ये वाले FCFS के एल्गोरिथम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई एल्गोरिथम आएंगे जो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे FCFS है और भी कई ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड से ही सॉल्व होती है आपकी FCFS, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब एक बार स्टार्ट हो गई तो फिनिश होके ही मानेगी प्रोसेस, उससे पहले वो CPU रिलीज नहीं करेगी। क्लियर है इतना?
ड्यू टू द नॉन प्रिमिटिव नेचर ऑफ द एल्गोरिथम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अकर, बिल्कुल आएगी स्टारवेशन की प्रॉब्लम, दूसरी प्रोसेस बैठ के वेटिंग करती रहेगी बस. Although it is easy to implement, but it is poor in performance since the average waiting time is higher as compared to other scheduling algorithms. ठीक है, इसमें बहुत अच्छा शेड्यूलिंग हमको मिल नहीं पाती, जिसका ड्रॉबैक है. तो आ जाते हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल पे. ठीक है, तो ये देखिए आपको मिलेगा क्या क्या चीज. ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसको एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ. वेट, आज जस्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ और सॉल्व कैसे करना है वो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे. तो अपने कॉपी एंड पेन साथ में रखिएगा, तो फटाफट जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी तो उनको सॉल्व करके आपको बताना भी होगा, फिर उनके आंसर्स क्या क्या आएंगे. ओके, इरेजर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें. ओके चलिए, मैं कल के लिए रेडी रखूंगी. ठीक है, इसमें जो एंट्रीज है उनको अभी हम हटा देंगे, फिर खुद से कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन होंगी वो मैं बता देती हूँ आप लोग को. एक तो प्रोसेस आईडी गिवन है, ये वाला पार्ट, P1, P2, P3, P4 इस तरह से गिवन होगा. प्रोसेस का नाम, प्रोसेस आईडी मतलब प्रोसेस का नाम गिवन होगा. देन नेक्स्ट इज अराइवल टाइम गिवन होगा. जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो सारा गिवन होगा, और जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है ये सारा हमको कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम and burst time will be given, and what we have to find completion time, turnaround time, waiting time. इसके बेस पर completion time find करोगे. ये जो Gantt चार्ट है, Gantt चार्ट, उसकी हेल्प से हम लोग completion time find करते हैं. ओके, देन लास्ट में एवरेज TAT एंड एवरेज WT कैलकुलेट करते हैं और आपका काम खत्म. इतना ही हमको करना होगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास. कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, बाकी चीजें हम कर सकते हैं.